हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। सो बेसिकली आप लोग क्या करते हो, हर बार चार्ट देखकर कंफ्यूज हो जाते हो एंड बहुत सारे इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे कंसेप्ट फॉलो करने के बाद भी आपको परफेक्ट एंट्री नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोगों के पास कोई प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। दैट इज वाई आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा वन कैंडल स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे विद प्रॉपर कंटेक्स्ट कैसे हम सिर्फ एक ही कैंडल का यूज करके अपना हायर टाइम फ्रेम बायस के साथ लोअर टाइम फ्रेम एंट्री एंड टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। पहले रूल्स को समझेंगे एंड बाद में रियल चार्ट में जाके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे। तो एंड तक जरूर देखना, दिस कैन बी रियली अ गेम चेंजर फॉर यू। तो सबसे पहले हमें अपना कंटेक्स्ट को समझना चाहिए कि प्राइस कहां से कहां तक जा सकता है। इसके लिए सिर्फ हम फेयर वैल्यू गैप एंड स्विंग पॉइंट्स का यूज करेंगे। बेसिकली बुलिश मार्केट के केस में प्राइस फेयर वैल्यू गैप से स्विंग हाई की तरफ मूव करता है, जिसको हम IRL एंड ERL भी बोलते हैं। एंड बियरिश मार्केट के केस में प्राइस अगेन फेयर वैल्यू गैप से स्विंग लो की तरफ मूव करता है। मतलब कंटेक्स्ट एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हम अपना एंट्री एंड एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेक्स्ट को समझने के लिए आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। अभी रेस्पेक्टिंग कैंडल के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फेयर वैल्यू गैप से कोई कैंडल प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट करता है तो उसको भी हम रेस्पेक्टिंग कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल प्रॉपर तरीके से फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल के अंदर उतना ज्यादा रिजेक्शन नहीं दिखता है तो सेकेंड कैंडल क्या कर सकता है, उसका लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर सकता है। देन इसको भी हम रेस्पेक्टिंग कैंडल कंसीडर करेंगे। तो अगर फेयर वैल्यू गैप से कोई रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट होता है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल के अंदर प्राइस अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी कि स्विंग पॉइंट्स को टारगेट जरूर करेगा। अभी रेस्पेक्टिंग कैंडल को हम इसीलिए कंसीडर करते हैं, ऑलरेडी अगर कोई फेयर वैल्यू गैप से ऐसा कोई कैंडल क्रिएट होता है रेस्पेक्ट करने के बाद, तो उसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके देखें तो वहां से भी हमें लोअर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हुए दिखता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैंडल का जो विक है अल्टीमेटली लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पहले डाउन आया कैंडल एंड यहाँ पे पहले जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था उसको कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ये और भी ज्यादा कंफर्मेशन होता है हमारे लिए, क्योंकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से रेस्पेक्ट करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पर भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है। अगर फुल बॉडी कैंडल भी बनता है तो उस केस में भी प्राइस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, देन उसको रेस्पेक्ट करके फिर से न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट होने के बाद प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पर भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, जो कि हमको और भी ज्यादा कंफर्मेशन देता है कि प्राइस नेक्स्ट कैंडल के अंदर अपना डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। अभी वो डायरेक्शन कैसे कंटिन्यू करेगा, कहां से कंटिन्यू करेगा, ये हर एक चीज हम रियल चार्ट में जाके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ, बाद में हम फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में भी देखेंगे सेम कंसेप्ट को। यहाँ पे हमने नो गैप कैंडल यूज किया है क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा गैप अप एंड गैप डाउन हमें देखने को मिलता है एंड इसके थ्रू हमें फेयर वैल्यू गैप मार्क करना थोड़ा सा इजी रहता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल पैटर्न है, जहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल है उनका हाई एंड लो के बीच जो डिफरेंस दिखता है हमें, उसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। अभी हमें देखना है कि रेस्पेक्टिंग कैंडल बनता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो जो नेक्स्ट कैंडल है वहां पे हमें एक प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्टिंग कैंडल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को प्रॉपर तरीके से कैंडल रिजेक्ट कर रहा है। अभी इसी सेम कैंडल को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट पे जाके देखते हैं तो 5 मिनट पे आपको जो चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है वही चीज दिखेगा कि जब लोअर टाइम फ्रेम पे ये फेयर वैल्यू गैप ऑपोजिट साइड पे क्रिएट हुआ है एंड ऑल्सो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करने के बाद डाउन साइड एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। मतलब हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट होने के बाद प्राइस ने उसी डायरेक्शन के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। तो अल्टीमेटली आप अपना फर्स्ट एंट्री इसी लेवल पे ले सकते थे। इसी लेवल पे फर्स्ट कैंडल जब क्रिएट हुआ एंड आपको दिखा कि कैंडल ने प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया, वहां पे आप अपना एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी बात आता है कि टारगेट कहां तक ले सकते हैं। तो अगर हम फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो
आपके पास पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये ऑर्डर फ्लो लेवल। अभी ऑर्डर फ्लो मतलब जब कोई भी प्राइस लेग प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक करता है तो उस लेवल पे एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट होता है जो प्राइस को एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ 1 आवर, एंड जो अल्टीमेट टारगेट होगा वो लिक्विडिटी पॉइंट होगा। लिक्विडिटी मतलब ये स्विंग लो। तो ऑब्वियसली अभी अगर हम 5 मिनट पे फिर से मूव करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट है वो काफी ज्यादा दूर है, तो इस लेवल के अंदर हम अपना इजीली एंट्री ले सकते हैं। पहला एंट्री जैसे कि मैंने डिस्कस किया यहाँ पे बनना चाहिए था फर्स्ट कैंडल के अंदर। इस स्विंग हाई पे आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है एंड अल्टीमेटली इस लेवल तक आपको 2 आर से ज्यादा ही टारगेट मिल जाएगा। बाद में आप देख सकते हो कि प्राइस ने एक फिर से फेयर वैल्यू गैप इस लेवल पे क्रिएट किया। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इस लेवल पे फिर से प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ये जो 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है जो कि हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट होने के बाद क्रिएट हुआ है, एंड ऑल्सो हायर टाइम फ्रेम का जो वीक था उसी के अंदर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करके एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने क्रिएट किया है। तो अल्टीमेटली हमारा नेक्स्ट एंट्री इस लेवल पे भी बन सकता है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली स्विंग हाई के ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। तो इस लेवल के ऊपर हमारा नेक्स्ट एंट्री बनता है एंड इस केस में 1:2 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट करने के बाद पहले तो अपना एंट्री को यहाँ पे प्राइस ने ट्रिगर किया एंड उसके बाद प्राइस ने बहुत ही इजीली डाउन साइड मोमेंटम करते हुए अपना फर्स्ट जो हायर टाइम फ्रेम टारगेट था उसको अचीव कर लिया। एंड फाइनली आप देख पाओगे कि प्राइस अल्टीमेटली बहुत ही फास्ट मोमेंटम के साथ एक ही कैंडल के अंदर अपना जो अल्टीमेट टारगेट था 1 आवर के हिसाब से जो लिक्विडिटी पॉइंट था उसको प्राइस ने अचीव कर लिया है। तो ऐसे ही बहुत ही इजीली आप अपना एंट्री एंड टारगेट सेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल स्टोरी। वैसे अगर आप फेयर वैल्यू गैप को और भी डीपली और सिस्टमेटिकली समझना चाहते हो तो आप हमारा एफवीजी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ ऑर्गेनाइज नोट्स, एक्सक्लूसिव इंडिकेटर्स, लाइव सेशंस और एक एक्टिव कम्युनिटी ग्रुप के थ्रू रियल मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। सो अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे अपना कंटेक्स्ट को समझ लेते हो तो उसमें आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि इस कैंडल के बाद हम जो नेक्स्ट डाउन साइड कैंडल का मोमेंटम आया है वो बहुत ही इजीली प्रेडिक्ट कर सकते थे। अभी यहाँ पे भी आप सेम पिक्चर को देख सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस लेवल पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, एंड फेयर वैल्यू गैप के बाद प्राइस ने यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो इस लेवल के ऊपर प्राइस ने एक रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया। देखो ये कैंडल रेस्पेक्टिंग कैंडल नहीं है क्योंकि इसके थ्रू ही फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैंडल के थ्रू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। उसके बाद जो कैंडल है वो हमारे लिए फर्स्ट कैंडल होता है जो कि प्रॉपर तरीके से फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी इसी सेम कैंडल को फिर से अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आप ब्रेक डाउन करके देखोगे 5 मिनट पर भी आपको सेम मैनिपुलेशन दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप हायर टाइम फ्रेम कैंडल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझोगे तो यहाँ पे आपको पहले तो दिखेगा एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप, एंड जब भी प्राइस हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच किया है वहां से प्राइस ने देखो लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया है, एंड इसी के साथ प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने क्रिएट किया है, अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो फर्स्ट आपको रेड कैंडल दिख रहा है, इस रेड कैंडल के अंदर हमें इतना ज्यादा रिजेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जो नेक्स्ट कैंडल बनता है, अगर प्राइस को अपसाइड जाना है तो नेक्स्ट कैंडल फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसके लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ही अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता है। लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम क्या है कि अपसाइड से भी बहुत ज्यादा रिजेक्शन दिख रहा है, तो ऐसे में हमें और भी ज्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। तो अगर हम थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट करें तो हम यहाँ पे आके देखेंगे प्राइस ने इस कैंडल का जो लिक्विडिटी था उसको ग्रैब करने के बाद एक प्रॉपर रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया है। तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री है इस रेस्पेक्टिंग कैंडल बनने के बाद ही हम ले सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने प्रॉपरली एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने एक प्रॉपरली फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है। तो नेक्स्ट एंट्री हम इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी ले सकते हैं।
एंड बाद में इस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने इतना ज्यादा रिजेक्ट नहीं किया है। तो इस केस में हमें वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल अगर इस कैंडल का लो को स्विप करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अपसाइड जा सकता है। लेकिन इस कैंडल के अंदर भी अपसाइड से बहुत ज्यादा रिजेक्शन है एंड इसको हम रेस्पेक्टिंग कैंडल कंसीडर भी नहीं कर सकते। तो हमें एक प्रॉपर रेस्पेक्टिंग कैंडल बनने के लिए वेट करना है, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। तीनों ही केस में हम अपना एंट्री ले सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री ये जो रेस्पेक्टिंग कैंडल स्विप करके बना था उस पे ले सकते थे। जो नेक्स्ट एंट्री है वो हम फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ले सकते हैं फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद। एंड जो फाइनल एंट्री है वो रेस्पेक्टिंग कैंडल बनने के बाद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा सेकंड एंट्री है एंड ये जो रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट हुआ है उस कैंडल के बाद हम अपना थर्ड एंट्री लेंगे। अगर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम लोअर बॉडी तक भी अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 आवर टारगेट करना चाहिए तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। इस लेवल पे हमें ऑलमोस्ट 2 आवर मिल रहा है। तो अभी हम क्लियरली देखेंगे कि प्राइस बहुत ही इजीली विद इन फ्यू कैंडल्स के अंदर अपना जो ये सेकंड एंट्री का टारगेट था वो तो अचीव कर दिया एंड अल्टीमेटली फर्स्ट एंड थर्ड टारगेट को प्राइस ने बहुत ही इजीली अचीव करके आपको दे दिया है। बाद में आप और भी ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेलिंग भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है एंड अल्टीमेटली फर्स्ट कैंडल पे आपको रिजेक्शन नहीं दिख रहा है एंड सेकंड कैंडल ने प्रॉपर रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया है। तो यहाँ से न्यू एंट्री नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से इस लो के नीचे अपना टारगेट को ट्रेल कर सकते हो। एंड बाद में आप देख सकते हो प्राइस ने बहुत ही इजीली और भी ज्यादा अपसाइड मोमेंटम किया है एंड इस हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने इस लो को जब ब्रेक किया है तब जाके आप अपना जो टारगेट है उसको बुक कर सकते हो। इस केस में आपको 1:5 के अराउंड रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। अभी अगर आप गोल्ड का 4 आवर का चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको कंसेक्यूटिवली फेयर वैल्यू गैप बनते हुए दिख रहा है। देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, फर्स्ट कैंडल ने रिजेक्ट नहीं किया है, सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का लो को ग्रैब किया है, इसके बाद एक रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया है। उसके बाद फिर से एक फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट हुआ। उसके बाद प्राइस अपना डायरेक्शन इस स्विंग पॉइंट तक या फिर इस हाई तक कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर हम इस लेवल पे भी देखेंगे ना 1 आवर पे जाने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इस 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करने के बाद 1 आवर के अंदर प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो अल्टीमेटली ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, यानी कि हायर टाइम फ्रेम था, वहां से हमने देखा एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। अभी इस लेवल के ऊपर सिमिलरली अगर आप सेम तरीके से इस लेवल के ऊपर देखोगे तो प्राइस यहां से कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको आपको 5 मिनट पे जाके समझना पड़ेगा। तो 5 मिनट पे अगर आप जाओगे एंड यहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा प्ले करोगे तो आप देखोगे कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हुए अपसाइड जा रहा है। ये जो रिस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट हुआ था 1 आवर के अंदर उसके अंदर बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स है एंड अल्टीमेटली प्राइस ने यहाँ पे जो एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया ऑन 5 मिनट, उस लेवल पे प्राइस ने रिएक्ट करने के बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया। अगर इसको भी लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इस कैंडल के अंदर भी आपको फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। तो अल्टीमेटली इस रेस्पेक्टिंग कैंडल बनने के बाद आप अपना एंट्री इजीली प्लेस कर सकते थे एंड आपके पास जो मैक्सिमम टारगेट के लिए स्पेस है वो यहाँ तक है, लेकिन आप एटलीस्ट 2 आवर या 3 आवर तक टारगेट कर सकते हो। बहुत ज्यादा टारगेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर प्रॉपर तरीके से रूल को फॉलो करते हुए 2 आवर या 3 आवर तक रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर पाते हो, दैट वुड बी इनफ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने बहुत ही फास्ट मोमेंटम के साथ विद इन फ्यू कैंडल अपना टारगेट को हिट करके दे दिया है। एंड अभी हमारे सामने है BTC USD का चार्ट। तो अल्टीमेटली बिटकॉइन में यहाँ पे आपको 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ से प्राइस ने एक प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया है एंड इस केस में हम अपना टारगेट इस लिक्विडिटी पॉइंट यानी कि ये जो स्विंग पॉइंट है इसको कर सकते हैं। अभी ये स्विंग पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक स्विंग हाई या स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी प्रेजेंट होता है जहां तक प्राइस अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये एक मैग्नेट की तरह है। अभी यहाँ पे भी देखो आपको एक हैमर टाइप का या इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल मिलेगा। आप लोग सिर्फ चार्ट पैटर्न देखते हो कि यहाँ पे हैमर बन गया, यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया तो यहाँ पे ट्रेड ले लिया। तो आप लोगों को लॉजिक ही नहीं पता कि कहाँ से कैंडल बनने के बाद आपको ट्रेड लेना है एंड किस रीजन के साथ लेना है। आपको सिर्फ एक कैंडल का पिक्चर याद होता है, उसके पीछे का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। इसीलिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि ये एक फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट कर रहा है। ऑल्सो इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करेंगे
तो हम क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे कि प्राइस प्रॉपरली बियरिश फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे क्रिएट किया था प्राइस ने, ठीक है, यहाँ पे जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप इस लेवल के ऊपर क्रिएट किया था, तो उन बियरिश फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने थोड़ा सा तो रिजेक्शन यहाँ पे दिया, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसको रिजेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि डाउन साइड कोई न्यू फेयर वैल्यू गैप प्राइस नहीं क्रिएट कर पाया। उसके वजह प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आपको एंट्री मिलते हुए नहीं दिखेगा क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे आने से पहले ही रिएक्ट कर दिया। तो इस केस में जब फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस नहीं आता है तो इस केस में यहाँ से हम एक एंट्री ले सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में अपने मेंटरशिप में डिस्कस करते हैं कि कैसे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और भी एक एंट्री बन रहा है जो कि कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक है। आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से रिस्पेक्ट करने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन किया है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस ने जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन किया है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर प्राइस आता है तो ही ट्रेड बनेगा, लेकिन अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले ही प्राइस इस लेवल तक पहुंच जाता है तो कोई भी एंट्री हम नहीं ले सकते हैं। एंड यहां से इस फेयर वैल्यू गैप पे भी ट्रेड लेना बिल्कुल ही मतलब लॉजिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करोगे एंड टारगेट कहाँ पे लोगे, तो इस केस में आपका रिस्क रिवार्ड मैच नहीं करेगा। तो आपको कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक पे ही ट्रेड लेना है। इन सारे कंसेप्ट के ऊपर हम अपने फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप में बहुत ही ज्यादा डिटेल में और भी ज्यादा एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं एंड जिन कंसेप्ट का यूज करके ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, तो अल्टीमेटली इस लेवल तक आप अगर टारगेट करोगे तो आपको 1:5 तक मिल जाएगा, लेकिन हम इस हाई को इनिशियल टारगेट कर सकते हैं। तो इस केस में भी आपको 1:4 से ज्यादा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है, लेकिन इसके लिए प्राइस को इस लेवल पे अप्रोच करना जरूरी है। तो पहले प्राइस अप्रोच करेगा एंड बिगिनर्स जो है वो एटलीस्ट 1:2 तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट अप्रोच करने के बाद ही विद इन 4 कैंडल्स 1:5 आपको अचीव करके दे दिया। यही होता है जब आप टॉप डाउन अप्रोच के साथ मार्केट को समझते हो, हर एक कैंडल के पीछे का स्टोरी को समझते हो। सिर्फ एक कैंडल के पैटर्न को देखते हुए अगर आप ट्रेड करोगे तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। एंड इस सेम कंसेप्ट को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, जो भी ट्रेडर हो। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, वहां से एक रेस्पेक्टिंग कैंडल भी क्रिएट हुआ है। डाउन साइड लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे आपको सिंपली जो चीज मैंने बोला कि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप मैनिपुलेट करते हुए दिखेगा, उसके बाद बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, ठीक है। इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आप अपना एंट्री ले सकते हो एंड इस एंट्री के बाद यहाँ पे क्लियर एंट्री बनता है एंड टारगेट इस स्विंग लो को, मेजर स्विंग लो है डेली के अंदर, इस स्विंग लो को आप इजीली टारगेट कर सकते हो। ये हो गया आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आप पोजिशनली ऑप्शन को ट्रेडिंग करना चाहते हो या ऑप्शन सेलर हो, इसके लिए ऐसे आप हायर टाइम फ्रेम पे जाके भी ट्रेड कर सकते हो। सेम कंसेप्ट को आप कोई भी स्टॉक में वीकली, मंथली, डेली, कोई भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई करके देख सकते हो। हर जगह आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। बाकी इन सारे कंसेप्ट्स को और भी एडवांस लेवल पे जाके सीखने के लिए आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर वीडियो को समराइज किया जाए तो आपको कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा, यानी कि मार्केट का जो डायरेक्शन है उसको डिफाइन करने के बाद आपको फेयर वैल्यू गैप का वेट करना है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्टिंग कैंडल बनने का वेट करना है। अगर फर्स्ट कैंडल रिजेक्ट नहीं करता है तो उस केस में अगर सेकंड कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद रिजेक्ट करता है तो जाके लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करने के बाद आपको फिर से फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेडिंग करना है। तो इन्हीं सिंपल एंड इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ मार्केट को अप्रोच कर पाओगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एंड ट्रस्ट मी, इन सारे वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो एंड जितना हो सके शेयर करो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको ऐसे ही और भी यूजफुल लर्निंग मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।